अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 2 दिन पहले दुनिया ने जो दृश्य देखा और जिस तरह की खबर सुनी, सब हैरान रह गए। पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई जब अमेरिकन फोर्सेज ने वेनेजुएला की राजधानी में हमला करके वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठा लिया रातों रात, तो भी बेड से खींचकर उनको सीधे ले जाया गया अमेरिका और उनको वहां जेल भेज दिया गया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ इस तरह की घटना और वेनेजुएला पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई और दुनिया भर में इसके पड़े प्रभाव पर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। बहनों भाइयों, वेनेजुएला की घटना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये बहस सिर्फ वेनेजुएला पर नहीं है। क्या है वेनेजुएला? बहनों भाइयों, लैटिन अमेरिका का एक देश है, उसका नाम है वेनेजुएला। बेसिकली ये कैरेबियाई कंट्रीज़ के तौर पर गिना जाता है, जो कैरेबियाई द्वीप हैं उनमें स्थित एक देश है, इसका नाम है वेनेजुएला। गरीब है, हालांकि रिसोर्स के मामले में बहुत इनरिच है, लेकिन इस देश के साथ जो कुछ भी हुआ पूरी दुनिया भर में उसने स्तब्ध कर दिया, ख़ास तौर पर राष्ट्राध्यक्षों की। ये डिबेट सिर्फ वेनेजुएला पे नहीं है, बल्कि ये डिबेट लोकतंत्र और संप्रभुता को बनाए रखने की डिबेट है। बहनों भाइयों, इस तरह की अमेरिका की इस कार्रवाई के क्या मायने? जिस तरह से वेनेजुएला पर अमेरिकन फोर्सेज ने अटैक किया, वहाँ के राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट हाउस से रातों रात, आधी रात में उनकी पत्नी के साथ अमेरिकन फोर्सेज उठा ले गई। वेनेजुएला पर आरोप है कि वो रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिकन हितों के खिलाफ काम कर रहा है। वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं और उनके तमाम खिलाफ, अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ जाने की बात है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब से अमेरिका में आया है, उन्होंने कई बार इस बात की चेतावनी दी थी, बल्कि इस बात को लेकर काफ़ी सख्त लहजे में पेश आए थे और उन्होंने अपने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी वेनेजुएला के साथ ख़त्म कर लिए थे और ये चेतावनी दी थी कि वेनेजुएला और ख़ास तौर पर वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। निकोलस माडुरो भी लगातार रूस और चाइनीज़ इंटरेस्ट को सर्व कर रहे थे, ऐसा आरोप अमेरिका में लगता रहा है। लेकिन क्या अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व न करना किसी भी देश की संप्रभुता को ख़त्म कर सकता है? बहनों भाइयों, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि शक्तिशाली देश का कभी शोषण नहीं हो सकता, इसलिए शक्तिशाली बनना बेहद ज़रूरी है। अगर वेनेजुएला शक्तिशाली होता तो शायद अमेरिकन फोर्सेज इस तरह का मिस एडवेंचर नहीं करती कि किसी देश के राष्ट्रपति को उसके घर से उठा ले जाएं। दुनिया में आपको ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि राष्ट्रपति भवन पर हमला करके फोर्सेस दूसरी कंट्रीज़ की आईं और वहाँ के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट को उठा ले गई। माडुरो का कसूर क्या था? उनका कसूर ये था कि उन्होंने वेनेजुएला, जो ऑयल और गैस के मामले में दुनिया की नंबर 1 कंट्री है। बहनों भाइयों, जितना पूरा तेल मिडिल ईस्ट के पास होगा, जितना पूरा गैस, नेचुरल गैस पूरे मिडिल ईस्ट के पास होगी, अगर ठीक से उसकी रिसर्च की जाए, ठीक से इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो वेनेजुएला के पास पूरे मिडिल ईस्ट से ज़्यादा प्राकृतिक भंडार तेल के और गैस के हैं। ये सारा झगड़ा तेल का है, ये ना तो झगड़ा ड्रग्स का है, ना अमेरिकन इंटरेस्ट को लेकर है और ना अमेरिका के खिलाफ काम करने को लेकर है। दरअसल तेल की ये कहानी इस देश में संप्रभुता के बारे में लोगों को, दुनिया भर को चौकस और चौकन्ना कर रही है कि शक्तिशाली देश और भी सुपर पावर अगर अमेरिका के आस पड़ोस आप हैं तो आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया भर में इसके अलार्म हैं। आखिर वेनेजुएला के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तरह की कार्रवाई क्यों की? क्या बातचीत के सारे रास्ते खत्म हो गए थे? क्या वेनेजुएला अमेरिका या अमेरिका के लोगों के लिए कोई बड़ा खतरा बन गया था कि वहाँ के राष्ट्रपति को इस तरह से उठाना ज़रूरी था? ऐसा क्या हुआ था? जो 27 पन्ने की चार्जशीट है उसमें भी कोई बहुत ख़ास आरोप नहीं है, लेकिन जब माडुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मीडिया के साथ स्टेटमेंट दिया, तब उन्होंने अपने इरादे जता दिए। उन्होंने कहा वेनेजुएला को अब अमेरिका कंट्रोल करेगा। किसी दूसरे देश को अमेरिका कैसे कंट्रोल कर सकता है और क्यों? क्योंकि वेनेजुएला के पास तेल है, वेनेजुएला के पास प्राकृतिक संसाधन है, वेनेजुएला के पास गैस है और अमेरिका को इसकी ज़रूरत है। और वो भी छोटा मोटा नहीं बहनों भाइयों, मिडिल ईस्ट से ज़्यादा मटेरियल
वेनेजुएला के पास है। अमेरिका को बस यही चिंता सता रही थी कि कहीं वेनेजुएला इंडिपेंडेंट हो गया, उसने खुद की मार्केट एक्सप्लोर कर ली, रूस और चीन का उसे साथ मिल गया, यूरोप और भारत जैसे देश अगर उसके कस्टमर बन गए तो अमेरिका के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएगा और रूस और चीन वेनेजुएला का सारा तेल ले जाएंगे। जितना अमेरिका के पास आज तेल और गैस है, बहनों भाइयों, उसका 25 गुना ज़्यादा वेनेजुएला के पास है। शायद यही उनका सबसे बड़ा कसूर है। वर्तमान सरकार और इसकी पहले की किसी सरकारों ने अमेरिकी दखल और अमेरिकी कंपनियों को ऑयल सेक्टर में एंट्री नहीं दी। अमेरिका का कोई कंट्रोल वेनेजुएला के ऑयल इंडस्ट्री पे नहीं था, ऑयल मार्केट पे भी नहीं था। इतने सैंक्शन, इतने प्रतिबंध लगा रखे थे कि वेनेजुएला से तेल खरीदना तारे तोड़ कर लाने जैसा था। फिर एक बेहतरीन कथानक रचा गया और उस कथानक का नतीजा ये था कि अमेरिकन फोर्सेस को वहाँ के राष्ट्रपति के हुक्म के बाद 150 विमानों के साथ एक साथ वहाँ की डेल्टा फोर्स ने अटैक किया और बिना एक गोली चलाए राष्ट्रपति को उठा ले गए। बहनों भाइयों, ये घटना जितनी महत्वपूर्ण है, ये ऑपरेशन की सराहना होनी चाहिए कि अमेरिकन फोर्सेस इसको नैतिकता, संप्रभुता, इंटरनेशनल लॉज को एक तरफ करें। आप ताकत के सामने कोई नियम नहीं चलता, लेकिन जितने ही बिना एक डॉट लगे, बिना एक स्पॉट आए, अमेरिकन डेल्टा फोर्सेस ने जो कार्रवाई की है, जिस तरह का एक्शन किया है, जो स्पीड दिखाई है, और एक देश के राष्ट्रपति को उसकी औरत के साथ उठा ले गए हूं। बहनों भाइयों, ये ऑपरेशंस की पराकाष्ठा है और ये उनके काबिलियत की भी पराकाष्ठा, इसकी सराहना। लेकिन इंटरनेशनल लॉ, नियम, दुनिया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये क्या सब आंख बंद करके सो रहे हैं जो कुछ अमेरिका कर रहा है? और क्या अमेरिका अब अपने इशारे पर पूरी दुनिया को चलाएगा? तो जवाब है हाँ, क्योंकि दुनिया के किसी मुल्क ने इस पूरे मामले पे अमेरिका के सामने सीना तान कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को छोड़ने या फिर अमेरिका पर कुछ बात करने से परहेज किया। लोग कार्रवाई की निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने खड़े होने का साहस कोई नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया में आपको ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे कि किसी राष्ट्रपति के साथ ऐसा सुलूक हुआ हो। इस घटना के बाद दुनिया के हर राष्ट्राध्यक्ष को अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए और अपनी सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि आज जो वेनेजुएला के साथ हुआ है, राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यूबा और मेक्सिको को भी इसी तरह की धमकी दी है। ये भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं और ये भी अमेरिकन इंटरेस्ट के सामने सरेंडर नहीं है। दूसरा बयान आया कि ग्रीनलैंड को अब अमेरिका अपने नियंत्रण में लेगा। ये बात अब यूरोप के लिए एक खतरे की घंटी है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप के कामकाज का जो तरीका है वो बहुत लोगों को हैरान और परेशान कर रहा है। तो वेनेजुएला पर ये जो कार्रवाई है, इसको संप्रभुता के नाम पर की गई है, लोकतंत्र के नाम पर की गई है, अमेरिकन इंटरेस्ट के नाम पर की गई है। लेकिन बहनों भाइयों, इंसानियत से ऊपर एक चीज़ है, उसका नाम है तेल। अब तेल देखिए और तेल की धार देखिए, सुनिए। अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप सारे दुनिया के लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। एक्सपांशनिज्म यानी अपनी एरिया को बढ़ाना और एरिया को बढ़ा के अपनी छाप रखने की कोशिश जो व्यक्ति करता है वो बहुत दिन टिकता नहीं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। ये तो अमेरिका की दादागिरी है। किसी भी देश की संप्रभुता पर हमला करना ये किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। हर देश के मामले वो आंतरिक दखलंदाजी करता है। आज पूरी दुनिया की जो तस्वीर है और उसमें अमेरिका की जो दादागिरी है, एक विचारणीय प्रश्न है। सब लोगों को बैठ करके ट्रंप के आचरण पर चिंता करनी चाहिए और विचार करना चाहिए।
तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। संजय सिंह रूलिंग पार्टी बीजेपी के लीडर हैं, मनीष सिंघवी कांग्रेस कमेटी अपोजिशन के प्रवक्ता, संजीव श्रीवास्तव जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, डॉक्टर किरोड़ी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन मामलों के टॉप एक्सपर्ट हैं, सुनील डसीला जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीएसएफ और एनएसजी के फार्मर अधिकारी रहे हैं, जो हमें बताएंगे कि कमांडो कार्रवाई किस तरह से होती हैं। सुनील कौशिक जी बहुत ही जाने माने पत्रकार दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे और हमारे दर्शकों को समय देने के लिए। संजय सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र बनाम जो ताकत की लड़ाई है, भारत किसके साथ खड़ा है? देखिए, भारत तो लोकतंत्र के साथ ही है लेकिन क्योंकि ट्रंप इसमें सेंटर स्टेज में है, तो मैं एक जेम्स ब्राउन अमेरिकन है, उनका है तो वो अफ्रीका के, लेकिन उनका एक बड़ा फेमस सॉन्ग है, इट्स मैन्स वर्ड, इट इज़ मैन्स वर्ड। तो अब वो डेफिनेशन चेंज हो गई है, वो आदमी की दुनिया नहीं है, इट्स ट्रम्प्स वर्ड। अब ट्रंप की दुनिया हो गई है, ऐसा लग रहा है। और एक कोट मैं और थोड़ा बता देता हूँ कि जेम्स मुनरो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, 5th प्रेसिडेंट, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दी थी कि अब वो 1817-1825 के बीच में प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा था कि हम यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अमेरिका के लिए साम्राज्यवादी ताकतें यूरोप नहीं, आज रूस और चाइना है। ये जो वेनेजुएला में हो रहा है, उसके पीछे सेंटर स्टेज में चाइना है। चाइना का आपको ये बात अच्छी लगी कि एक देश के राष्ट्रपति को उठा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं एक संप्रभुता का क्या मतलब होता ये तो बिल्कुल देखिए गलत है। ये तो गलत है। किसी भी इलेक्टेड था भाई, आप कैसे इलेक्ट हुए, अलग बात है। सिलेक्टेड हो, उसको आप इस तरह से उठा के ले जाएंगे, ये तो अगेंस्ट। और अगले दिन ये भी कह दिया कि तेल के लिए किए हैं सब। हाँ बिल्कुल, देखिए स्टीफन मिलर तो साफ कह दिया। अभी नहीं, मैं बता रहा हूं ना, अमेरिका के होमलैंड एडवाइजर हैं स्टीफन मिलर, उनका अभी हफ्ते भर पहले बयान आया था कि साहब अमेरिका ने 100 साल पहले वेनेजुएला के ऑयल्स खोदे थे, वो हमारे हैं, ये हम डकैती नहीं डालने देंगे अब वेनेजुएला को, मतलब उसने कह दिया था। तो अभी लग रहा था जो वेनेजुएला तो अलग एक सोवेनियर कंट्री है, बिल्कुल, लेकिन अमेरिका की दादागिरी है। देखिए अमेरिका, ये बात है, वही मैं आपसे अमेरिका की दादागिरी है, पेट्रो डॉलर को सेव करने के लिए डॉलर की लड़ाई है, क्योंकि डॉलर को चुनौती मिल रही है चीन तो से। एटलीस्ट भारत को इसकी निंदा तो करनी चाहिए। नहीं, देखिए जो डिप्लोमेटिक वे में भारत ने जितना कहना था कह दिया। रूस और चीन भी नहीं ज्यादा बोल पा रहे। कौन बोल रहा? आपने खुद बोला है। देखिए ये डिप्लोमेसी का मामला है ना, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जब चुप बैठा हुआ है, आप क्या करेंगे? कुछ भी तो नहीं है रह गया, वर्ल्ड ऑर्डर तो खत्म ही, कोलैप्स हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं मनीष सिंघवी, अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। एक बेहद खतरनाक उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया गया कि अगर आपके पास ताकत है तो आप किसी भी देश के लोकतंत्र को, या वहाँ के नॉमिनेटेड या वहाँ के इलेक्टेड जनता के चुने हुए राष्ट्रपति को आप रातों रात राष्ट्रपति भवन से उसकी बीवी के साथ उठवा सकते हैं। अब तो दुनिया में कोई भी देश जो ताकतवर है अपने छोटे के यहाँ ये कार्रवाई तो कर ही सकता है। अब तो ये एक नया नियम बन गया। ब्रजेश जी, मैं 1 मिनट का ऐसा वक्त लूंगा जिसमें मैं वो चाहूँगा रोकिएगा मत। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 14 से 19 के बीच में होता है, दुनिया तबाह बर्बाद होती है, और उसके 20 साल बाद दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। और अब यकीन जानिए, कोई दुनिया के जो कितने मुल्क हैं, बहुत लोग चाह नहीं रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध हो, इसलिए क्योंकि पहले ही से तबाही बहुत ज़्यादा हुई थी। लेकिन जर्मनी उतारू था अपने हद पर, और सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया का ऑर्डर बना, पूरी आधे से ज़्यादा दुनिया बर्बाद हो गई थी। हमने बैठकर यह तय किया कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसलिए एक दूसरे के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को, संप्रभुता का सम्मान करेंगे। यूनाइटेड नेशंस का चार्टर बना कि सब लोग आपस में बात करेंगे और एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करेंगे। ये बात तय हुई दुनिया में। लेकिन आप देखिए कि लगातार अमेरिका उसको तोड़ता रहा, और ये एक्सट्रीम है। ये एक्सट्रीम है कि जब हम किसी के देश में घुसते हैं और वहाँ किसी आतंकवादी को नहीं मारते, किसी क्रिमिनल को नहीं मारते, सीधे उसके प्रेसिडेंट को और उसकी वाइफ समेत उठा के अमेरिका लेके चले जाते हैं। अगर ये नजीर बनता है तो ये अबडक्शन है, ये अपहरण है, ये अरेस्ट। और वो भी किसका? राष्ट्रपति का। भाई किसी भी देश का जो राष्ट्रपति होता है उसका प्रथम आदमी माना जाएगा ना। तो अगर किसी आदमी का अपहरण नहीं हुआ, उसके प्रथम व्यक्ति का हुआ है, उसके मुंह पर तमाचा है, अगर इसको नजीर बनेगा तो पूरी दुनिया में क्योस होगा, अराजकता फैलेगी। भाई जो भी दबंग देश हैं
वो घुसेंगे। अब चीन ताइवान के साथ कर सकता है, कोई किसी के साथ रूस कर सकता है, यूक्रेन के साथ जिसके कर पास सकता भी है। ताकत, भारत जिसके को पास पाकिस्तान भी के साथ करना चाहिए, नहीं, ईरान को धमकी दे रहा है अमेरिका। ईरान को अलग धमकी दी है कि जिसके तुम्हारा भी पास उठवा भी लेंगे। ताकत, मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योस, अराजकता। पूरे दुनिया में अराजकता फैल जाएगी अगर इस तरह इसको नजीर बना लिया गया। दुर्भाग्य वो नहीं है। मैं आदरणीय संजय भाई की इस बात से सख्ती के साथ असहमति प्रकट करता हूं कि साहब रूस ने नहीं कहा, चीन ने नहीं कहा, इसलिए हम भी विरोध नहीं करेंगे। आप याद करिए ब्रजेश जी, जब 1947 के बाद हम नए नए आज़ाद हुए थे और बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थे, तब भी हमने आंख में आंख डालकर गलत को गलत कहना सीखा था। हमने किसी भी पावर सेंटर की तरफ झुकना नहीं सीखा था। न हम रूस, तो गुट निरपेक्ष देश थे, सुनिए तो, और हम गुट निरपेक्ष देश हमने बनाया तब जब हमारे पास उतनी आज ताकत भी हम भी उस पॉलिसी को, भले किसी की सरकार हो, बट ठीक। हम गुट निरपेक्षता ही भारत की लेकिन आज विदेश की नीति है। स्थिति क्या है कि एक देश का राष्ट्रपति उठा लिया जाता है और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बयान आ रहा है, वो नजर आपके- बनाए हुए हैं। नहीं, उस पूरे बयान में कहीं भी यूएसए की चर्चा नहीं है। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन वेनेजुएला, रिसेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एक देश के राष्ट्रपति को उठा लिया गया है, लेकिन इसमें कहीं चर्चा इस बात की नहीं है। तो संजय सिंह ने कहा ना कि भैया कौन जोखिम मैंने ले? बहुत आदर उधर के अमेरिका साथ है, मैंने बहुत आदर के साथ इससे सहमति जता दी है कि ठीक, ये कंटिन्यूएशन कैसे है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 30 बार ट्रंप घूम घूम कर इस बात को कहते रहे कि हमने कराया, हमने कराया। एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय राहुल जी ने चैलेंज किया पार्लियामेंट में कि मोदी जी एक बार यूएस का नाम लेकर दिखाएं, नहीं लिया। आज देखिए ट्रंप अभी कल क्या कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि साहब हमारे धमकाने के बाद रशिया से तेल लेना बंद किया इन्होंने। कम किया है, बंद नहीं किया। अरे मैं मैं कम इसमें किया। बताऊंगा। मैं दूंगा। मैं बोलूंगा सर 10 सेकंड और हाँ, बोलिए बस, आपका तो टाइम खत्म। उन्होंने वो ये साफ ये कह रहे हैं, ये तमाचा नहीं क्या भारत के मुंह पर कि एक देश का राष्ट्रपति कह रहा है कि मेरे धमकी देने के बाद बहुत इन्होंने कम शुक्रिया कर सर, दिया। बहुत धन्यवाद। मैं संजीव श्रीवास्तव को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाने माने एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका संजीव भाई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वेनेजुएला के में अमेरिकन कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं और दुनिया भर में इसको किस तरह से लिया गया? देखिए ब्रिजेश जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला में ये जो कार्रवाई की गई है, ये जो एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को लॉन्च करके वहां के राष्ट्रपति को उठा लेना, साथ ही साथ उनकी धर्म पत्नी को भी उठा ले जाना, वो उस अमेरिका के द्वारा की गई है जो कि पूरे विश्व भर में घूम घूम करके लोकतंत्र, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर की दुहाइयां देता है। अपने एडवर्सरीज चाइना और रशिया की रूल्स बेस्ड ऑर्डर को वायलेट करने के संदर्भ में लगातार वो आलोचनाएं करता है। चाहे वो रशिया का फरवरी 2022 में यूक्रेन पर जो रशिया का जो हमला था, उसको भी अमेरिका कहता है कि रशिया ने वहां की सॉवरेनिटी का, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को वायलेट किया है। चाइना के संदर्भ में अमेरिका ये आशंकाएं व्यक्त करता है कि चाइना ताइवान के ऊपर भी कोई हमला कर सकता है और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन, हिंद प्रशांत क्षेत्र का रूल्स बेस्ड ऑर्डर वो डिसरप्ट कर सकता है। लेकिन अभी जो अमेरिका ने किया है, वो क्या किया है, वो तो स्वयं ही उसने एक बहुत ही बैड प्रेसिडेंट, बहुत ही खराब एक एग्जाम्पल, उदाहरण पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। आखिर जब यदि कल को चाइना यदि ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका किस आधार पर उसे रोकेगा? किस आधार पर चाइना को वो ये कहेगा कि आपने रूल्स बेस्ड ऑर्डर को वायलेट किया है? जाहिर है कि अमेरिका की जो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है इस एक्शन की वजह से और अधिक रसातल में जाएगी। ऐसा लगता है ब्रिजेश जी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा है। मैं आपके दर्शकों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि 2003 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने सद्दाम हुसैन जो इराक के तानाशाह थे, उन पर यह आरोप लगाया कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बना रहे हैं। और इस तरीके का आरोप लगा तो दिया, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं मिला। और मुझे अच्छी तरह से याद है ब्रिजेश जी कि उस समय यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान हुआ करते थे। कोफी अन्नान लाख कहते रह गए अमेरिका से, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर से, वो लगातार उन्होंने अपनी सलाहें दी, रिक्वेस्ट किया कि आप इस राष्ट्र पर हमला न करें क्योंकि ऐसा करने से वो राष्ट्र तबाह हो सकता है। लेकिन उनका जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश का और टोनी ब्लेयर का जो सबसे बड़ा लक्ष्य था कि सद्दाम हुसैन को टॉपल करना है, उस रिजीम को हटाना है, और उन्होंने किया भी। हमने ये भी देखा था कि सद्दाम हुसैन को पकड़ने के रिजीम को गिराने के बाद मिशन एकम्प्लिश्ड की स्पीच जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दी थी। लेकिन अमेरिका इराक में घुसा तो जरूर,
लेकिन अमेरिका को उसी इराक से बाहर आने में 10 वर्षों का समय लगा। इंसर्जेंसी यहाँ तो वो भी समय की जरूरत नहीं सर, यहाँ तो नई तरीका अपना लिया, राष्ट्रपति को ही उठा ले जाओ, अब लड़ने की ग्राउंड पे जरूरत ही नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अमेरिका का एक्शन है उससे पूरे विश्व भर में जो अराजकता का वातावरण बन सकता है, और ये पूरे विश्व में जो एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर यूएन चार्टर लेड जो विश्व व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी थी, उसमें गंभीर संकट पैदा हो सकता है। और परमाणु हथियारों के जखीरों पर बैठी हुई ये दुनिया अगर इसी तरीके के ट्रेंड्स महाशक्तियां अडॉप्ट करती रही, बहुत तो शुक्रिया सर। तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं से किसी भी बड़ी महाविभीषिका से इनकार नहीं कर सकते। बहुत धन्यवाद मैं रूप से कहना चाहता हूं। मैं सुनील कौशिक जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और फॉरेन मामलों के टॉप एक्सपर्ट हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। कौशिक जी, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर वेनेजुएला के राष्ट्रपति ड्रग्स के मामले में अमेरिकन किसी भी कानून के तहत वांटेड थे तो उनको आप उठा ले गए। अगर एक पक्ष ये माने कि ठीक है आपके यहाँ वांटेड थे, आप उठा ले गए, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का ये स्टेटमेंट दरअसल पूरे इस अभियान की पोल खोलता है कि हम वेनेजुएला चलाएंगे और हमारी ऑयल इंडस्ट्रीज़ वहाँ जाएंगी और वहाँ के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा कंट्रोल होगा। क्या दरअसल ये पूरी लड़ाई, ये पूरा एब्डक्शन या पूरा सैन्य कार्रवाई, ये क्या सिर्फ तेल के लिए थी या वाकई में वेनेजुएला ड्रग्स की सप्लाई अमेरिका में कर रहा था? देखिए ब्रजेश जी, पिछले 5 वर्ष की यदि हम समीक्षा करें तो निश्चित तौर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे कि दोस्त दोस्त नहीं रहे और दुश्मन दुश्मन नहीं रहे। और जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं पिछले 3 दशक से हम देख रहे हैं, जहां हम लोग चर्चा करते हैं, तमाम मित्रों के साथ चर्चा करते हैं खुले मंच पर, कभी भी मेरे किसी वरिष्ठ साथी ने यह स्वीकार नहीं किया कि अमेरिका किसी भी देश का सच्चा मित्र हो सकता है। पिछले 2 दशक से हम एक लंबी कहानी लिख रहे थे कि एशिया में हमें अहम साथी मान करके अमेरिका चल रहा था और बड़ी बड़ी बातें हमारे देश के बारे में कह रहा था। तब भी तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने, राजनीतिक विश्लेषकों ने और रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि हम अमेरिका को सच्चे मित्र के रूप में नहीं देख सकते। ये एक व्यापारिक देश है और ऐसे समय में एक ऐसा राष्ट्राध्यक्ष जो केवल प्योर व्यापारी हो और तमाम ऐसी बातें, ऐसे उनके बयान जहां निश्चित तौर से उन्हीं के देश में तमाम बड़े नेता और पत्रकार ये मानते हों कि सबसे झूठा व्यक्ति वो है। और तमाम ऐसे निर्णयों की जब हम लोग समीक्षा करेंगे तो पाएंगे कि जो भी पटकथा या जो भी लाइन ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका में खींची जा रही है, वो निश्चित तौर से बड़े स्तर पर स्थिति ठीक नहीं है उसकी। और जो कुछ करके किया राष्ट्रपति या उनकी पत्नी का अपहरण करके जो एक संदेश देने का प्रयास अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने किया है, निश्चित तौर से आप मान के चलिए ब्रजेश जी, वो एक लंबी लाइन खींचती है जो अब हर देश को सोचने को मजबूर करेगी अमेरिका के साथ चलने के लिए। या तो अमेरिका की बात मानिए, नहीं मानेंगे तो वो कुछ भी किसी हद तक जा सकता है। ऐसी स्थिति में क्या विश्व के पटल का परिदृश्य बदलेगा? जो मैंने अभी कहा, मित्र मित्र नहीं रहे। ये कार्रवाई क्या सिर्फ ड्रग्स के मामले में की गई है या अमेरिका का पूरा इंटरेस्ट वेनेजुएला की ऑयल और वहां की गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट पर है? नहीं देखो ब्रजेश जी, हम और आप क्या समीक्षा करें, उससे पहले उन्हीं के देश में उन्हीं के वरिष्ठ नेताओं ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। हम लोग तो समीक्षा करेंगे ही, लेकिन एक राजनीतिक तूफान अमेरिका के भीतर भी है जी। और अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति ने क्या कहा, तमाम मेयर्स के वहां से बयान आ रहे हैं, तमाम बड़े नेताओं के वहां से बयान आ रहे हैं कि ट्रंप की भूमिका क्या रही है, किस उद्देश्य के साथ अपहरण किया गया है। इसमें कहने की चर्चा है ही नहीं, पर चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है जी। जिस लाइन पर ट्रंप साहब चल रहे हैं, इसमें उन्हीं के देश में कहा जा रहा है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ब्रजेश की बात देखिए, ये बड़ा खतरनाक है कि किसी भी देश ने अभी भी आंखों में आंख डाल करके विरोध नहीं किया। अपील की जा रही है, कह रहे थे जी। अपील और विरोध में बहुत अंतर होता है जी। तो ये मुझे लगता है सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिस सर अब तो बंकर बनवा के अमेरिका स्टील चल रहा वाला है, उसमें वो सोइए, सारे पता देशों नहीं के कब लिए अमेरिका उचित किसके नहीं। साथ क्या कांड कर दे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मैं
डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। इस देश में बहुत ही जाने माने फॉरेन मामलों के टॉप एक्सपर्ट हैं, राजधानी नई दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए कि वेनेजुएला की क्या गलती थी, वहाँ के राष्ट्रपति ने ऐसा क्या कसूर किया था, और दुनिया में ऐसे कोई और एग्जाम्पल हैं कि इस तरह से अटैक करके वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी बीवी को कोई उठा ले जाए? अमेरिका ने ये क्या किया सर? देखिए ब्रजेश जी, अपने चैनल पे पहले भी मैंने शायद कहा था कि अमेरिका से दुश्मनी खतरनाक है, दोस्ती घातक है। हाँ, कहा था। तो अमेरिका की स्थिति तो ये है, और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं किया। आज से 36 साल पहले पनामा के साथ भी यही किया था। तो अमेरिका, और उससे 1953 में किस तरह से ईरान में उन्होंने सत्ता परिवर्तन की, लीबिया में की, इराक में की। तो अमेरिका के लिए ये नया नहीं है, लेकिन अभी जो किया, जिस रूप में किया, इसके चार पक्ष हैं। हम रिसोर्स वाली बात तो बहुत कर रहे हैं, अभी बहुत बातें की कि वहाँ रिसोर्सेज हैं, अमेरिका उस पर कब्जा चाहता है। एक तो कानूनी पक्ष है, तो ये जो जिस तरीके से एब्डक्ट किया है उनको, ये अमेरिका के कानून का उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, दोनों का है। देखिए, मदुरो पे 2020 में इंडिक्ट किया था कि वो नार्को टेररिज्म फैला रहा है अमेरिका में, और उस समय $15 मिलियन का अवार्ड भी, वो प्राइज भी अनाउंस किया था, जो पकड़वाएगा उसको वो देंगे। फिर पिछले साल जनवरी में 25 किया, अगस्त में 50 कर दिया। अब वो प्राइज किसको मिलता है? ट्रंप को मिलता है, या कोई वहां पे वेनेजुएला में है उसी को मिलेगा। तो ये जो ऑपरेशन उन्होंने जिस तरीके से किया, जिसका नाम दिया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, तो इस तरीके से किसी देश के प्रेसिडेंट को एब्डक्ट करते हैं, इसका अमेरिका में विरोध हो रहा है, क्योंकि इसको दैट अमाउंट्स टू वार। तो अमेरिका के जनता है, अमेरिका के कांग्रेस के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को ये अधिकार ही नहीं है, अमेरिका का संविधान का उल्लंघन है। अगर किसी को इस तरह एब्डक्ट करना है किसी देश के प्रेसिडेंट को, तो कांग्रेस की सहमति लेना जरूरी है, कांग्रेस कर सकती है। तो ट्रंप ये कर ही नहीं सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये अमेरिका वाले कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ये हो सकता है कि सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन की और एजेंसीज हैं, उनके थ्रू हो सकता है। लेकिन ट्रंप ने अभी कुछ दिनों पहले ही, शायद 10 दिन होंगे, उन्होंने कहा था कि यूएन कोई काम नहीं कर रहा है, यूएन का कोई मतलब नहीं है, वो तो डिफाइंट है। यूएन का काम मुझे करना पड़ रहा है, अमेरिका को करना पड़ रहा है। यूएन, अमेरिका शांति की स्थापना कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और अमेरिका के कानून का उल्लंघन है। सर, अब जिस तरह का माहौल है, मुझे लगता है कि यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल को भंग कर देना चाहिए। ये बेकाम के हैं, ये बेगैरत लोग हैं, इनके सामने ये सब कुछ हो रहा है और इनकी आवाजें नहीं निकल रही हैं। दूसरा देखिए, एक विचारधारा का पक्ष है। वेनेजुएला एक समाजवादी विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है, अमेरिका कैपिटलिस्ट विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है, और वो समाजवादी विचारधारा लंबे समय से चल रही थी। तो वेनेजुएला से, क्यूबा से, कोलंबिया से, इनसे अमेरिका का कन्फ्रंटेशन था। तो अमेरिका वो चाइना और रशिया के नजदीक चले गए। तो अमेरिका को ये लग रहा था, जैसे रिसोर्सेज की बात की, कि चाइना और रशिया फायदा उठा रहे हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण है कि अमेरिका अपने प्रभाव क्षेत्र मान के चलता है। जो मुनरो डॉक्ट्रिन थे उसको वो रिवाइव कर रहे हैं कि ये हमारा बैकयार्ड है, और यहाँ बाहर की शक्तियां जैसे चीन है, रशिया है, ये क्यों आए। रशिया भी ये कह रहा है कि यूरेशिया में दूसरे हस्तक्षेप क्यों करें। चाइना भी ये कह रहा है कि एशिया में दूसरे पावर हैं, वो हस्तक्षेप क्यों करें। तो जितने बड़े पावर हैं वो अपने प्रभाव, क्या आप ये मानते हैं कि इससे एक बहुत ही खतरनाक उदाहरण दुनिया के सामने आया और तेल को राजनीतिक हथियार बनाया अमेरिका ने? जी देखिए, तेल को हथियार नहीं बनाया है। अमेरिका ये चाहता है कि वहां के केवल तेल ही नहीं है, दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स भी हैं। तो अमेरिका ये चाहता है कि उनके कब्जे में आए। और एक और चीज सामने आई है, अभी जो अंतरिम प्रेसिडेंट बनी है, उन्होंने कहा कि ये जियोनिस्ट टिंट है, वो इजराइल का भी रोल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने केवल अमेरिका ने किया है, वहां वेनेजुएला की जो आंतरिक शक्तियां हैं उनमें भी अमेरिका की एजेंसीज ने, इजराइल की बहुत शुक्रिया सर, पेनिट्रेट किया है। जी।
प्लीज़ हमारे साथ सर बने रहिएगा, इस मामले को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और जैसा कि मैं कह रहा था कि इसमें इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं, ये एक अलग प्रश्न है, चीज़ें और ये नैतिक है, अनैतिक है, संविधान के विरोध में है या नहीं, ये अलग विषय है। लेकिन इस ऑपरेशन को जितने कामयाब तरीके से, जितने बेहतरीन तरीके से, जितने प्रोफेशनल तरीके से, बिना एक डॉट आए अंजाम दिया गया, जो अमेरिका की डेल्टा फोर्सेस हैं बता रहे हैं उन्होंने इस कार्रवाई को की। ऐसा क्या खास है कि दुनिया की कोई और फोर्स नहीं कर पाती, वो काम अमेरिका की इस डेल्टा फोर्स ने किया। मेरे साथ सुनील डसीला जी मौजूद हैं, वो बताएंगे कि इस फोर्स में ऐसी क्या काबिलियत है। तो सुनील भाई, आप मुझे बताओ कि दुनिया में कोई फोर्स जो इस तरह का ऑपरेशंस को अंजाम नहीं दे सकती जो डेल्टा फोर्स ने किया। क्या है ये डेल्टा फोर्स और इनके कमांडोज की और ऑपरेशंस की काबिलियत हाई रिस्क वैल्यू टारगेट में इतनी बेहतरीन क्यों है? नमस्कार ब्रजेश जी, सबसे पहले तो धन्यवाद। और मैं थोड़ा शब्दों में बताना चाहूंगा, ये जो डेल्टा फोर्स है, आप पहले देखिए कि जो आजकल का सिनेरियो है दुनिया में, ये है टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का, कि जिस कंट्री का टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, इंफॉर्मेटिक सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है, वही कंट्री आगे जीत सकती है। अभी आप इसका ताजा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर में भी देख सकते हैं। जैसे हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था इतना अच्छा था कि हमने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया। अब इस डेल्टा फोर्स के बारे में बताना चाहूंगा कि 1977 में इसका गठन होता है और स्पेशली ये यूएस आर्मी स्पेशल ऑपरेशन कमांड के अंदर पे काम करती है और वहां की एक विंग है ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड, उनको डायरेक्टली आंसरेबल करती है ये फोर्स। और ये हाई रिस्क हाई वैल्यू जो मिशन होते हैं, काउंटर टेररिज्म है, हॉस्टेज रेस्क्यू है, उसके तहत काम करती है। उससे पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ब्रजेश जी, जो मैं इस बारे में बताना चाहूंगा। इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने से पहले अमेरिका ने क्या किया कि वेनेजुएला के जितने भी रडार सिस्टम थे, जीपीएस सिस्टम थे, उन सबको उसने हैक कर लिया। क्योंकि रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया के अलावा जितने भी ये देश हैं जो अपने वहां इंटरनेट चलाते हैं और भी जो इस तरह की कार्रवाई करती है सोशल मीडिया का, तो इनका जो भी डाटा है वो स्टारलिंक और अमेरिकन टेक कंपनियों के पास में। तो आप इससे एक सीख ले सकते हैं कि भाई जब सारा डाटा, सारी चीजें उनके पास में है तो वो किसी भी टाइम पर उनको ठप कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेल्टा फोर्स को इसका फायदा बहुत ज्यादा मिला। और उसके बाद जो डेल्टा फोर्स के कमांडोज हैं, बहुत ही इनकी जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स है बहुत हाई है, बहुत मतलब आप ये किसी और देश से तुलना नहीं कर सकते इन चीजों की। और जो उनका स्ट्रक्चर्स है, जो उनकी स्पेशल एयर रेजिमेंट सर्विसेज हैं, आप लगाइए बगैर एक गोली फायर करे हुए उन्होंने माद्रो को, निकोलस माद्रो को उनके बेडरूम से उनके वाइफ समेत। आपको क्या लगता है कितने कमांडो इस कार्रवाई में गए होंगे, कितनी स्पीड रही होगी कि उनको संभलने का भी मौका नहीं दिया और उठा हाँ, इसमें क्या है, हाँ, इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 2020 में अमेरिका ने एक ऐसा ही ऑपरेशन लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गिदोन, जो समुद्र के रास्ते उसने लॉन्च किया था। लेकिन उस टाइम पे थोड़ा वेनेजुएलन जो फोर्स थी और उनके मरीन थे वो एक्टिव थे। लेकिन इस बार उन्होंने सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन सिस्टम ठप कर दिया। उसके बाद इनकी जो अराउंड 100+ जो इनके कमांडोज थे वो ऑलरेडी इस सिस्टम को, जो रडार सिस्टम को ठप होने के बाद वो ऑलरेडी वेनेजुएला में उनकी कैपिटल में एंटर कर चुके थे। और चूंकि यहाँ की जो सेनाएं थी ऑलरेडी उनको, आप लगा लीजिए, ये सीख है दुनिया के देशों के लिए और हमारे लिए भी, कि वो कहते हैं घर का बेदी लंका ढाई। उन्होंने ऑलरेडी जो वेनेजुएलन आर्मी थी और वेनेजुएलन जो कमांडर थे उनको पहले से ही उन्होंने अपनी ओर कर लिया था। तो ये ऑपरेशन का बहुत बड़ा उनके, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी देश के राष्ट्रपति जो अमेरिका के खिलाफ एक तरह से वार में हो, अमेरिका के राष्ट्रपति जिन्हें धमकी दे रहे हो, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी क्या शिथिल कर रखी थी या उनकी सिक्योरिटी इतनी कमजोर थी? बिल्कुल शिथिल सिक्योरिटी थी सर, यही मैंने आपको बताया ना। जैसे मैंने 2020 की आपकी जिक्र करी जो ऑपरेशन गिदोन के बाद, उसके बाद अमेरिका ने दोबारा इसकी तैयारी करी। और ये कोई 1-2 दिन की तैयारी नहीं थी। डेल्टा फोर्स के कई ऑफिसर वेनेजुएलन कैपिटल में बहुत पहले से एंट्री कर रखी थी उन्होंने। बहुत पहले से उन्होंने इस चीज का बेस बनाया था कि अगर मान लो कुछ गड़बड़ी होती है तो इसके काउंटर में वो कुछ ना कुछ दूसरा एक्शन कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि करीब 6 महीने पहले से डेल्टा फोर्स के कमांडोज अमेरिका वेनेजुएला में मौजूद थे, पहले से अपनी तैयारी कर रहे थे उसके बाद में वो। और इसमें अंदरूनी रिपोर्ट अब आपके समक्ष बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी जो इनकी वेनेजुएलन आर्मी थी ये भी इनको सपोर्ट कर रही थी। ये एक तरह से घर का बेदी आप लंका ढाई कह सकते हैं। तो दुनिया का कोई और फोर्स या स्पेशल ग्रुप्स इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं? उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी दक्षता, इतना टॉप प्रोफेशनलिज्म है?
नहीं नहीं, अभी हाल फिलहाल में आप एक रशियन को कह सकते हैं या चाइनीज को, लेकिन दुनिया के किसी देश में इस टाइप की टेक्नोलॉजी अभी हाल फिलहाल में नहीं है जैसा डेल्टा फोर्स के पास में और जो अमेरिकन थिंक टैंक है। और इससे ब्रजेश जी एक सीख हमें लेने की बहुत जरूरत आवश्यकता है कि अपने पहले घर के गद्दारों से बचना है। वेनेजुएला के साथ जो कुछ हुआ उस पर बहुत सारी डिबेटें हो सकती हैं, लेकिन आप इससे बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं अपने घर के गद्दारों से। जब आप जाते हैं अंग्रेजों के टाइम पे, तो रॉबर्ट क्लाइव ने यही तो करा सिराजुद्दौला के साथ में। जो अभी आज मोहद्रो जी हैं वो सिराजुद्दौला हैं, और जो उनके सिपह सालार जो उनके विपक्षी लोग हैं वो अभी मीर जाफर की पोजीशन में बैठे हैं। इससे हमें 3 चीजें सीख लेने की जरूरत है ब्रजेश जी, जो हमारे देश को लेने की है। एक तो घर के गद्दारों से बचना है, दूसरा अपना इंफॉर्मेटिक सिस्टम, अपना इंटरनेट सिस्टम, अपना जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सुनील भाई, प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रखिए रहिएगा। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जब ये खबर सुनी, दुनिया ने ये खबर सुनी कि एक देश को, राष्ट्रपति को अमेरिकन फोर्सेज उसके घर से उसकी बीवी के साथ उठा ले गई, आप कितना हैरान हुए? देखिए, हैरानी की बात तो है ही है, लेकिन 12 साल से मादुरो सत्ता में थे। वेनेजुएला जिसको कहते हैं कि जिसके धरती के नीचे खजाना छिपा हुआ है, तेल से लेके सोना चांदी से लेके कोयला से लेके सारी चीज़ें उस देश में हैं, जो लोहा सोना तमाम सारे। तो वेनेजुएला बहुत रिच कंट्री है और अमेरिका से हज़ारों किलोमीटर दूर है। उसके बावजूद वहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, और ये बात आई है कि वहाँ पर पहले से अमेरिकी फोर्सेस काम कर रही थी, जिन्होंने गिरफ्तारी को आसान बनाया है, अन्यथा इतनी आसानी से गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। लेकिन जो एक देश भयंकर कुप्रबंधन के दौर से गुजर रहा हो, जीडीपी गिर गई हो, जहाँ 1 दर्जन अंडा खरीदने के लिए एक झोला नोट लेके जाना पड़ता हो, वो भी नोट गिन के नहीं दिया जाता है, बताते तराजू में सामान के बराबर तौल के दिया जाता है। उस देश में जनता अपने राष्ट्रपति पर कितना विश्वास रखेगी? इस कार्रवाई को आप उस देश के जनमानस के जनमत के हिसाब से भी देखा जाना चाहिए कि उस देश का जनमत क्या चाह रहा था और इस कार्रवाई को वो क्या ठहराता है। जिस देश में खाली तेल करोड़ों अरबों रुपए आते हो और हर चीज विदेश से खरीदी जाती, खेती बाड़ी फैक्ट्री सुई से लेके हर चीज बाहर से खरीद रहे, तेल बिकना बंद हो गया, मर गए। वहां पर अमेरिका ने इतना प्रतिबंध लगा दिया कि तेल लोग खरीदने बंद कर दिए। तो भारत के ऊपर अगर आप आएंगे तो भारत से वेनेजुएला 15,000 किलोमीटर करीब दूर है, लेकिन ब्रजेश जी वहां अमेरिका दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खड़ा करता है, अरबों डॉलर का अगर निवेश करता है, तेल कंपनियों को वो फिर से कंट्रोल में करता है, तो दुनिया को सस्ते तेल मिलने की एक नई उम्मीद जगेगी और भारत को भी सस्ते तेल मिलने का फायदा मिल सकता है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंध के चलते अभी तक भारत वहां से तेल नहीं खरीद पा रहा था। तो एक ये बहुत बड़ा फायदा भी होगा मादुरो के लिए। लोग कहते हैं कि वो सत्यसाई बाबा के भक्त थे। हिंदुस्तान में जो सत्यसाई बाबा हैं पुट्टपर्ती वाले, अब इसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है। और पहले मादुरो निकोलस मादुरो ट्रक चलाता था, फिर उसने धोखाधड़ी करके बताते बेईमानी करके सत्ता हथिया ली थी, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन के बाद ये कहानी आई है। ब्रजेश जी, जो देश दुनिया के चुप हैं उनके बारे में एक राय आ जाई है कि चीन जो है वो ताइवान को ले ले और रूस यूक्रेन को ले ले और अमेरिका वेनेजुएला को ले ले, कोई किसी के लेने कुछ ना बोले, सब अपन अपन काम बना ले। अरे हम भी ले ले पाकिस्तान तो ये लगे हाथ ये काम हो जाए तय किया है जी। वैसे देखिए, अब तो हम लोग शायद फिर उसी आदम युग की ओर बढ़ रहे हैं, क्या है ईश्वर जाने। लेकिन जिस देश में गुंडागर्दी का तानाशाही का उपचार नहीं होगा, उस देश में ऐसी घटनाओं पर अफसोस क्या करना। फिलहाल जी कंक्लूड करें जी। साहिर लुधियानवी ने जुल्म के खिलाफ 4 लाइन लिखी है, आप सुनिएगा कि जुल्म फिर जुल्म है,
बढ़ता है तो मिट जाता है, और खूब खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। हम अब्र चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजिम है तो जंग होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस को हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, क्विक राउंड है, इसमें सभी प्रवक्ताओं को 1-1 मिनट का वक्त होगा जिसमें अपनी बात कहनी होगी। मैं सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता लीडर संजय सिंह को आमंत्रित करता हूं। संजय सिंह जी, अगर अमेरिका इस तरह की कार्रवाई जैसे उन्होंने की, इसके दुनिया भर में बहुत गलत उदाहरण पेश हुए हैं, अब अमेरिका किस मुँह से मानवाधिकार या इंटरनेशनल लॉज या यूनाइटेड नेशन के नियमों और उनके चार्टर की बात करेगा? ब्रजेश जी, एक कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये तो मानना पड़ेगा कि अमेरिका दुनिया की आज भी सुपर पावर है, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई ना तो ड्रग्स की है ना कुछ है, ये लड़ाई है पेट्रो डॉलर की। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, अभी हमारे डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था, ईरान के प्रधानमंत्री का नाम लिया था 1953 में, मोहम्मद मोजाबिक नाम था। उनको अमेरिका ने इसलिए हटा दिया था कि उन्होंने वहाँ की ऑयल फील्ड्स का जितनी कंपनियां थी उनका नेशनलाइजेशन कर दिया था। दूसरा, मैं आपके बड़े चैनल के माध्यम से, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा आप। मैं बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, इंटरनेशनल अफेयर पे आप मुझे बुलाए हैं। तो सद्दाम हुसैन को क्यों हटाया था अमेरिका ने? बहाना बनाया था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये तो बहाना था अमेरिका का। मेन कारण था कि सद्दाम हुसैन डॉलर में क्रूड ऑयल बेचने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। दूसरा, लीबिया के कर्नल गद्दाफी को भी क्यों मारा गया था? क्योंकि लीबिया के कर्नल गद्दाफी ने कहा था कि हम अब डॉलर में नहीं, हम गोल्ड यूरा उसमें जो सऊदी अरब की करेंसी है उसमें ट्रेड करेंगे। अमेरिका बहाना बनाता है, उसको गोल्ड दिनार कहते हैं। जी, गोल्ड, हाँ सॉरी, हाँ गोल्ड दिनार, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अमेरिका बहाना ढूंढता है। मैं एक बात आपके चैनल पे बताना चाहता हूं, ये बहाना ढूंढा वेनेजुएला पे? जी, वेनेजुएला पे बहाना ढूंढा है, बिल्कुल। ये डॉलर, क्योंकि चाइना वहां अपनी करेंसी में, हाँ उसमें करेंसी में ट्रेड कर रहा था, और दूसरी करेंसियों में अमेरिका को, देखिए अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ा संकट है। आज अमेरिका $40 ट्रिलियन का कर्जदार है। अगर उसके हाथ से डॉलर निकल गया तो उसकी क्या स्थिति होगी, इसलिए वो डॉलर को बचाने के लिए सब काम कर रहा है। एक बात कह के बात समाप्त कर रहा हूं। अभी आते हुए मैंने सर्च किया था, जो ये इसका ड्रग का लगा रहे हैं, वेनेजुएला का जो वहां का ड्रग का ट्रेड जो चलता है, कुल 1% कोकीन आती है, 2000 किलोमीटर दूर है। सबसे ज्यादा ड्रग कनाडा और मेक्सिको से आती है। बहुत शुक्रिया आपका। अमेरिका को बहाना चाहिए था। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया मनीष सिंधवी जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो अमेरिकन इंटरेस्ट के आड़े आएगा उसको एलिमिनेट किया जाएगा या अपदस्थ किया जाएगा या उस देश पर कब्जा किया जाएगा? क्या अमेरिका इसी पॉलिसी पर काम कर रहा है? इस पॉलिसी पर चलकर ये विश्व पूरा अराजक हो जाएगा, और जो ग्लोबल ऑर्डर हमने सेट किया है, डेमोक्रेटिक ग्लोबल ऑर्डर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो खत्म हो जाएगा। आज का दुर्भाग्य ये है कि आप एक तरफ देखिए ना, एक तरफ वो वेनेजुएला पर कब्जा करता है, उनके राष्ट्रपति को। ग्रीनलैंड की बारी है। सुनिए तो ब्रिजेश जी, कनाडा भी है। एक तरफ आप देखिए मन कैसे बढ़ता है अगर आप ऋण विहीन होते हैं और आप उसका जवाब नहीं देते हैं। तो एक तरफ वो उनके प्रेसिडेंट को उठाता है और उसी के थोड़ी देर बाद स्टेटमेंट देता है कि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि मैं उनसे नाराज हूं। तो हाँ, इस पे मैं जवाब देना चाहूंगा। मुझे 10 सेकंड, मैं अपनी बात पूरी करूं। आप जरूर जवाब दीजिएगा, जरूर जवाब। प्लीज डिबेट में आप जरूर जवाब दीजिए। आप बिल्कुल दीजिए, आप बिल्कुल दीजिए, लेकिन उसी का जवाब दे रहा हूं। लेकिन ये बात खत्म इंटेलेक्चुअल लेवल पे जवाब दूंगा प्लीज। मैंने कहा कि 2 बड़े घटनाएं एक साथ घट रही हैं। उनके एक देश की संप्रभुता पर हमला कर रहा है, उनके प्रेसिडेंट को उठा रहा है, और एक दूसरे देश की संप्रभुता पर भी हमला इस तरह से कर रहा है जब कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जानते हैं, मुझसे तो जानते हैं कि मैं उनसे नाराज हूं, तो मुझे खुश करने के लिए ठीक नहीं है, भारत की गरिमा पर चोट पहुंचा रहा है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, क्या दुनिया ताकत से चलेगी या फिर नियमों से? दुनिया नियम से ही चलेगी ब्रिजेश जी। ताकत, माइट इज राइट का यदि सिद्धांत इम्पोज किया जाने लगा और इस तरीके से एब्डक्शंस, अपहरण, किडनैपिंग और राष्ट्रों के संप्रभुता और उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वायलेशंस अगर ऐसे ही होता रहा तो दुनिया अगले दिन भी बड़े संकट में आ सकती है, अस्तित्व ही संकट में पड़ सकता है।
और जैसा कि मैंने कहा कि ये दुनिया नाभिकीय हथियारों के जखीरों पर बैठी हुई है, और इस तरीके की जो मिस स्टेप्स, जो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और रूल्स बेस्ड ऑर्डर के कस्टोडियन कहने का जो दावा करने वाले जो राष्ट्र अगर ऐसे ही कदम उठाते रहे तो दुनिया एक दिन नहीं चल सकती। लेकिन ऐसा होगा नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि ये एक जो हमारा जो विश्व है वो एक मल्टीपोलर बहुध्रुवीय विश्व बनने की तरफ बढ़ रहा है। और मैं एक एग्जांपल ब्रिजेश जी आपको देता हूं। पेरिस क्लाइमेट डील जो कि पूरी दुनिया ने नेगोशिएट की थी और धरती के अस्तित्व को बचाने के लिए पेरिस क्लाइमेट डील नेगोशिएट की गई थी, उससे ट्रंप बाहर आ गए थे। क्या उससे पेरिस क्लाइमेट डील कोलैप्स हो गई? नहीं कोलैप्स हुई। पेरिस क्लाइमेट डील आज भी चल रही है। वो फिर से एक बार बाहर आए हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हो गया था लेकिन वो फिर से बाहर आए हैं अमेरिका। उसके बावजूद भी चाहे पेरिस क्लाइमेट डील आज भी चल रही है। और विश्व के जो अन्य जो राष्ट्र हैं जिसमें कि भारत भी है, बहुत ही जिम्मेदार राष्ट्र है। भारत की प्रतिक्रिया देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्सिबल प्रतिक्रिया। धन्यवाद सर, संजीव भाई, शुक्रिया। थोड़ा सा वक्त का अभाव है, हमारे साथ और भी खास मेहमान मौजूद हैं। सुनील कौशिक जी हैं। कौशिक साहब, ये बताइए कि अब अगला नंबर किसका है सर? अगला नंबर किसका है ये तो ब्रजेश जी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ ये निश्चित जरूर है कि जो हुआ वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ठीक नहीं कहा जा सकता है। और ये अब देशों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर में इस हद तक भी कोई देश जा सकता है जो ट्रंप साहब ने किया। तो इन परिस्थितियों को बदलने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार आप देख रहे हैं कि हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं को जो काम करने का तरीका है उस पर सवाल खड़े कर चुके हैं। चाहे विदेश मंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, कई बार कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वो अपना ठीक से काम नहीं कर रही हैं। और इस प्रकरण में भी पूरे विश्व ने देख लिया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की चुप्पी ये इशारा करती है कि खुद अब हर एक देश को अपने हिसाब से स्वयं सोचना पड़ेगा, अपनी व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। और जो बार बार आपकी डिबेट में आ रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मुझे लगता है कि इधर लंबी लाइन की तरफ हम लोग बढ़ गए तो निश्चित तौर से लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देना, लोकतांत्रिक मूल्यों की कैसे सुनिश्चितता निश्चित होगी, इस पर यदि सवाल खड़े हुए तो आप देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों को व्यवस्थित बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया कौशिक साहब। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं अब आपसे जानना चाहता हूं, वर्तमान हालात में वेनेजुएला के पास क्या चैलेंजेस हैं? क्या वो अमेरिका के सामने घुटने टेक देगा या फिर पार्शियली अमेरिका की नीतियों के और अमेरिका के जो भी पॉलिसीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग चलेगा, या फिर ये मानते हैं कि एक टकराव का एक बड़ा रास्ता तैयार हो रहा है? क्योंकि अमेरिका ने अभी तो डेल्टा फोर्स से कार्रवाई की, अगर ग्राउंड ऑपरेशंस करने पड़े वेनेजुएला में और अगर अमेरिकन सैनिकों का कोई लॉस हुआ तो फिर अमेरिका में ट्रंप को भी मुश्किल आएगी। क्या ये सिर्फ अभी दबाव डालने की कोशिश है? नेक्स्ट चैलेंजेस क्या होंगे? देखिए, नेक्स्ट चैलेंजेस हैं वो वेनेजुएला के नहीं, पूरी दुनिया के लिए हैं। वो क्या है, पिछले महीने ट्रंप ने जेनेसिस मिशन अनाउंस किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था वर्ल्ड वार के टाइम में, जो अल्टीमेटली एटम बम के सामने आया, हिरोशिमा नागासाकी पे गिराए, और ये कह रहे हैं कि ये उससे भी बड़ा मिशन है। चाइना इसको अच्छी तरह समझ गया है और चाइना ने उसको काउंटर करने के लिए जस्टिस मिशन अनाउंस किया है। तो चाइना किस तरह से काउंटरवेलिंग फोर्स के रूप में एमर्ज होता है, तब तो दुनिया बच जाएगी, नहीं तो अमेरिका का विरोध कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन अभी मैं डिबेट में आ रहा था तो मैंने चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने अमेरिका को वार्न किया है, मतलब पहली कंट्री है जिसने अमेरिका को वार्निंग दी है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि चाइना अब अगर काउंटरवेलिंग फोर्स हो जाती है तो दुनिया में संतुलन बन जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं तो जो अमेरिका चाहेगा वही होगा। उन्होंने क्यूबा, मैक्सिको, इनको भी तो थ्रेटन किया है ना, धमकाया है। और मैक्सिको तो नेबर है अमेरिका का, और मैक्सिको पे पहले से आरोप लगा रहे हैं कि वो ड्रग सप्लाई करता है, ड्रग टेरर। सर, एक आरोप चिपकाओ ड्रग का और उनके देश में घुस जाओ, ये सिंपल पॉलिसी है। यही हो रहा है। ड्रग्स का आरोप लगाओ और उनके देश में बवाल पैदा करो और रिसोर्सेज पर कब्जा करो, यही है सिंपल। निश्चित रूप से यही कर रहा है अमेरिका।
ऑल राइट, मेरे साथ सुनील डसीला जी मौजूद हैं। डसीला जी, डेल्टा फोर्स की कार्रवाई देखकर मैं एक चीज़ के बहुत इम्प्रेस हूँ कि हमें भी इस तरह का एक स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप तैयार करना चाहिए। आप क्या सहमत हैं, और क्या इंडियन फोर्सेस उस तरह का कॉम्पिटेंस, ऐसी टेक्नोलॉजी और इस तरह का प्रोफेशनलिज्म अचीव कर सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे जो देश के जवान हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा सबसे ज्यादा सक्षम लोग हमारे पास में हैं। डेल्टा फोर्स जैसी ट्रेनिंग है हमारे पास में, एनएसजी है, एसपीजी है, और भी जो पैरा सब यूनिटें हैं, ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी जो हाल फिलहाल में है, पिछले 6-7 सालों में बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। हमें उससे बतौर भी इस चीज को ये देखना होगा कि ये जो फोर्सें काम करती हैं, इनके पीछे मेन जो बैकबोन है, इनको जो सुविधाएं हैं और इनको जो सपोर्ट है वो किस किस्म का है, सबसे इंपॉर्टेंट वो चीजें आती हैं। और ऐसा हमारे देश में बिल्कुल, हमारा देश कहीं भी दुनिया के किसी भी देश से जो ये टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर हो, इवन कमांडोज जो ऑपरेशन हो, आप देखिए हमारे देश में ऐसे ऐसे ऑपरेशन भी करे हैं कि 12-12 सेकंडों में प्लेन में से जो रेस्क्यू कराया गया लोगों को, दुनिया का एकमात्र क्लीन ऑपरेशन है जो 12 सेकंडों में एनएसजी ने कंप्लीट करा है। तो आप इस बात से सहमत हैं कि हमें भी इस तरह के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप्स बना लेनी चाहिए? बिल्कुल 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 जी, मैं इस बात से सहमत हूं। और ये भी आप सलाह देना चाहेंगे कि दुनिया का हर राष्ट्राध्यक्ष अब अपनी सुरक्षा को और पुख्ता कर ले? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए हमारे देश तो किसी को भी उठा ले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो छोटा सा देश था, उठा ले गया। हमारे देश में भारत बहुत बड़ा देश है, और देश बहुत बड़े नहीं, और बहुत बड़े देश है, इतनी हैसियत नहीं है अमेरिका की घुस जाए। कोई उठा ले जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो छोटा सा देश था, गद्दार थे, उठा ले गए। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि एक अंतर्राष्ट्रीय विषय को आप सब लोगों ने इतने बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया। और हमारे दर्शक जो वेनेजुएला को शायद मैप में ही देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे, उन्होंने लैटिन अमेरिका और दुनिया भर में ये हुई कार्रवाई के बारे में आप सब ने इतनी जानकारी प्रदान की। मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। आपको वेनेजुएला से वापस उत्तर प्रदेश लाते हैं। यहाँ एक बहुत विचित्र किस्म की राजनीति चल रही है। प्रियव्रत दीक्षित आपको इस ब्रेक के बाद बताएंगे कि अब तक आपने पंडितों के पंचांग देखे होंगे, आज समाजवादी पार्टी ने पीडीए पंचांग जारी किया है। आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ये पंचांग, इसको लेकर शंकराचार्य से लेकर बीजेपी के अध्यक्ष तक ने बवाल मचा दिया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद